हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट का यूनिट 4 का जो कमीशंस हमें प्रोवाइड कर रखे हैं करिकुलम के अंदर हमारे बीएड सेकेंड ईयर के। तो उसी के अंदर हमारे एक कमीशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आप देख सकते हैं सिलेबस में हमारे पास नॉलेज का जो सिलेबस है उसके अंदर यूनिट 4 में हमारे पास गिवन होते हैं मॉडल्स हैं करिकुलम के, ठीक है। करिकुलम इवैल्यूएशन स्टेप्स एंड सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो आप देखो मॉडल्स कर लो, हर बार पेपर के अंदर यही रिपीट होते हैं, या तो मॉडल्स रिपीट होते हैं या कोई ना कोई कमीशन आ ही जाता है आपके पास, ठीक है। और जो आप करिकुलम करते हैं, अगर मान लो आपके पास करिकुलम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आप यूनिट 3 के अंदर से भी कवर कर सकते हैं। जो यूनिट 3 में है करिकुलम इवैल्यूएशन करिकुलम डेवलपमेंट, वही आपने लिखना है इसके अंदर भी, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आते हैं, कमीशन ही आते हैं। तो मैं आपको तीनों कमीशन कराऊंगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये जो नॉलेज का पेपर है आपका, ये फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका बीएड सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है। आप आई थिंक वो 2 तारीख को है आपका एग्ज़ाम, बुधवार को। तो उससे पहले मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको ये तीनों कमीशंस अच्छे से लर्न करवा दूँ, जिससे आपकी एक यूनिट जो है वो कवर अप हो जाए, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को कब लागू किया गया था, 1952 में, ठीक है। मतलब कि इसके बारे में कब सोचा गया है, इसके विकास के लिए कब सोचा गया, 1952 में, ठीक है। मैं आपको बोल देती हूँ, आप वैसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए और बाकी आप देख भी लीजिए। मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ साथ में, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप कब किया गया, 1952 में, और 1953 में इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया। इसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट थी उसको कब सबमिट किया गया, 1953 में। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे एनहेंस किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। इस जो ये कमीशन था वो किस लिए लागू किया गया था, किस लिए बनाया गया था, कि जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इस आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, ठीक है। इसलिए इस आयोग को किसके नाम से जाना जाता है, मुदालियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। वह मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मद्रास आई थिंक गलत लिखा हुआ है इसमें, द के पैर में आएगा, तो अभी सही कर लेना, ठीक है। जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सही कर लेना। एक बार ये जो फास्टली बनाए गए हैं नोट्स, एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो कंप्लीट हो जाए। यह कमीशन, इस कमीशन के जो थे वाइस चांसलर थे वो कौन थे, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। यह कमीशन 6 अक्टूबर 1952 को सेटअप किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1953 को सबमिट किया। अगर आपको प्रॉपरली डेट नहीं याद रहती तो आप ओनली अक्टूबर भी लिख सकते हैं। अक्टूबर 1952 को सेटअप किया गया और 1953 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, ठीक है। आगे इसके अंदर क्या आता है, पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग देखिए, उसके बाद है ना आपने क्या करना होता है, इसके रिकमेंडेशंस को ही लिखना होता है, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि कोठारी कमीशन थे, और भी जो भी आपके एनपी था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कमीशन, आई थिंक वो आपका इसमें भी है, ठीक है। और आपका जो भी कमीशंस होते हैं इनमें क्या करना होता है, पहले आपने इसका थोड़ा सा इंट्रो देना होता है, देन आपने क्या करना होता है, इसके रिकमेंडेशंस को लिखना होता है। रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, पहले ये पॉइंट्स है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ courses, technical education, girls education, methods of teaching, agriculture education in a secondary school, study of languages, organization of secondary school curriculum, need for qualified teachers and improved methods, working hours and scheduled vacations, supervision and inspection of schools। देखो मैंने आपको इसके अंदर बायलिंगुअल मेथड करवाया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या प्रॉपरली हिंदी मीडियम के हैं तो आप इस पॉइंट्स जो हैं आपके इनको ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अगर पॉइंट्स को इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो इससे इम्पैक्ट क्या बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है, ठीक है। जो भी हमारा एग्जामिनर होता है वो बायलिंगुअल अगर लिखा होता है तो कंपैरिजन टू हिंदी मीडियम के बहुत अच्छा इम्पैक्ट बढ़ता है। बाकी आपको अगर हिंदी मीडियम में पॉइंट्स लर्न होते हैं, अगर आपका हिंदी मीडियम ही है एक्यूरेटली, तो आप हिंदी मीडियम के अंदर अपने पॉइंट्स को ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर बायलिंगुअल मेथड लिए जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे ईजिली इसके अंदर कर पाए, ठीक है।
आगे इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मल्टीपर्पस यानी कि बहुउद्देशीय विद्यालय जैसे तकनीकी विद्यालय, ठीक है, कृषि विद्यालय, वाणिज्य विद्यालय आदि शुरू किए जाने चाहिए ताकि छात्र अपनी रुचि, लक्ष्य और विविध क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज का मतलब क्या होता है, विविधताएं होनी चाहिए जो हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर, क्या हमारे पास चॉइसेस होने चाहिए, अलग अलग टाइप के विद्यालय खोले जाने चाहिए। हो सकता है किसी का, हर एक बच्चों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बच्चे का कृषि में इंटरेस्ट हो तो सेकंड बच्चे का भी हो, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए कोर्सेज की, जिससे कि बच्चा अपनी योग्यताओं की, अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग पढ़ पाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मतलब कि शिक्षा प्राप्त कर पाए, ठीक है। आगे है टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने बड़ी संख्या और संबंधित उद्योगों के नज़दीक तकनीकी स्कूल शुरू करने की सिफारिश की ताकि दोनों ही सहयोग से काम कर पाएं। उचित कानून और नियम पारित किया जाना चाहिए ताकि उद्योग छात्रों को कार्य के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान कर पाएं। मतलब कि उचित जो हमारे नियम होने चाहिए जिससे कि जो उद्योग है वो छात्रों को कार्य करने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दे पाए, ठीक है, और जो भी उनको ज़रूरतें हैं, जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड कर पाएँ। औद्योगिक शिक्षा उपकार में सेस लगाया जाए जिससे टेक्निकल एजुकेशन को पूरे देश में एनहांस किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर क्या किया जाए, कुछ पैसे दिए जाएं, ठीक है, कुछ ग्रांट मिलनी चाहिए जिससे कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको पूरे देश के अंदर क्या किया जाए, एनहांस किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है गर्ल्स एजुकेशन, उन्होंने को एजुकेशन की सिफारिश की कि एक लोकतांत्रिक समाज में जहाँ सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को अपने नागरिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। मतलब कि जो भी हमारे फीमेल्स होते हैं, ठीक है, मैंस होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, अपनी भूमिका को निभाना होता है, ठीक है, अपनी भूमिका निभाते हैं ये, ठीक है। जैसे लेडीज़ हैं वो घर का काम करती है, जेंट्स जो हैं वो बाहर जाकर कमा के लेके आते हैं, ठीक है। ये हमारी मतलब ये पुरानी सोच बनी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि इसको भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे और इस उद्देश्य के लिए मिश्रित स्टाफ होना चाहिए और लड़कियों के लिए विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। मिश्रित यानी कि कम, मतलब कि मिला जुला स्टाफ होना चाहिए, लेडीज़ भी होनी चाहिए, जेंट्स भी होने चाहिए। स्कूलों में होम क्राफ्ट हो गया, संगीत हो गया, यानी कि म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग आदि विषय पढ़ाए जाने चाहिए। लड़कियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे अलग से स्वच्छता सुविधाएं, ठीक है, रिटायरिंग रूम, खेल के मैदान आदि प्रदान किए जाने चाहिए। तो गर्ल्स एजुकेशन की बात कही गई है तो गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी होनी चाहिए ना, तभी क्या जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जिनको ये होता है कि हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, तभी वो लड़कियों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स एजुकेशन की बात कही गई है तो इसके लिए उनकी रिगार्डिंग भी कुछ होना चाहिए, तभी वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। आगे है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोत्तम शिक्षक और पाठ्यक्रम भी पढ़ाने के तरीके के बिना कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक अच्छा शिक्षक है, ठीक है, और अच्छा करिकुलम भी है, लेकिन अगर मेथड्स अच्छे नहीं है तो ये दोनों चीज़ें भी क्या है, फेल हैं, ये दोनों चीज़ें भी काम में नहीं रहेंगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने शिक्षा की एफिशिएंसी तरीके यानी कि मेथड्स जो है, प्रभावी मेथड को शामिल करने की सिफारिश की। मतलब कि इनको शामिल किया जाना चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग को इंक्लूड किया जाना, टीचिंग के जो मेथड्स हैं जिससे हमारी टीचिंग इफेक्टिव बने उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। अच्छी शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से छात्रों के स्तर को ऊपर उठा सकती हैं। अगर अच्छी शिक्षण विधियाँ होती हैं तो वो क्या करेंगी, छात्रों का जो लेवल है वो भी हायर होगा ना। अगर हमारा मतलब मोटिव ये है कि हमने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवानी है, हम कैसे भी करवाएं, कितनी भी एक्सपेंडिचर करें, हमने प्रैक्टिकली वे में करवाएं, मतलब बच्चों को हमने शिक्षा देनी है, अच्छे वे में देनी है, तो इससे लेवल क्या होगा, बच्चों का ऊपर उठेगा, ठीक है। और छात्रों के बीच क्या है, वांछनीय मूल्यों, ठीक है, वांछनीय मूल्यों यानी कि डिज़ायरेबल वैल्यूज़, नैतिकता यानी कि मोरालिटी, उचित दृष्टिकोण यानी कि प्रॉपर एटीट्यूड को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति रियल टीचिंग होनी चाहिए। शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा का जो वे है वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। एक्टिविटी या प्रोजेक्ट मेथड को शामिल किया जाना चाहिए या एक्टिविटी या प्रोजेक्ट मेथड्स होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि टीचिंग मेथड को वर्बलिज्म से हटाकर रियल टीचिंग करनी चाहिए, ठीक है, और यानी कि ओनली वर्बली हमें नहीं बताना चाहिए, रियल टीचिंग यानी कि रियलिटी के अंदर हम जो पढ़ा रहे हैं उसके क्या क्या यूजेस हैं उसको भी बताना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टीचिंग मेथड। ये क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग के ही सब पॉइंट्स दिए गए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको जितने याद करने हो आप उतने कर लीजिएगा, जितने आपको रेलिवेंट लगे। रेलिवेंट तो सभी हैं, जितने भी आपको लगे कि आपको याद हो जाएंगे, अदरवाइज इनमें कुछ भी नहीं है, याद वैसे भी आपको हो जाएंगे अगर आप एक दो बार मेरी वीडियोज़ को देख लोगे। टीचिंग मेथड बच्चों को अपने काम से प्यार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर टीचिंग मेथड अच्छे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो पढ़ाई करते हैं, अपना जो काम करते हैं उसको अच्छे दिल से करते हैं, ठीक है। एक बोझ मान के नहीं करते कि हाँ ये बर्डन नहीं मानते वो अपनी स्टडी को, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी कि अपने खुद के पर्सनली एफर्ट से हमें नॉलेज को गेन करना चाहिए और छात्रों को अध्ययन की तकनीकों में ट्रेन किया जाना चाहिए। शिक्षण में समूह कार्य, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटीज़, गतिविधियों का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड्स को की जो गतिविधियां, मतलब कि एक्टिविटीज़ को ही गतिविधियों मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो इनका क्या है, प्रोजेक्ट मेथड को हमें एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आना चाहिए ताकि सहयोग बढ़ाया जा सके। घरेलू काम उचित तरीके से और कम मात्रा में दिया जाना चाहिए, यानी कि जो होमवर्क देते हैं हम बच्चों को वो सही वे में दिया जाना चाहिए, कम देना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि हमने क्लास में 1 पेज करवाया और होमवर्क के लिए हमने 2 पेजेस दे दिए, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड होनी चाहिए ताकि जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में बाधा ना आए, और मात्रा की तुलना में गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि क्वालिटी ज़्यादा जरूरी है क्वान्टिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वान्टिटी नहीं देखनी हमने कि हमने इतना होमवर्क करवाया, इतना होमवर्क दिया। क्वालिटी भी होनी चाहिए एक्चुअल में, उसके यूजेस भी होने चाहिए कि बच्चे ने, अब आप मान लो 2 पेजेस दे देते हो बच्चों को होमवर्क के लिए, 1 पेज तो उसके मम्मा ने किया है, 1 पेज बच्चे ने किया है, बच्चे ने भी पता नहीं किया होगा या नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लिमिटेड वर्क देना है ताकि बच्चा खुद से करे, उसकी जो रिजल्ट है वो अच्छे आए, ठीक है। छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए एनकरेज करना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहन करना चाहिए कि बच्चा क्या करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करे, ठीक है। एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल्स, ये हमारा 5th पॉइंट है। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर के बिना तो हमारी कंट्री का कुछ है ही नहीं, ठीक है। 75% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा एग्रीकल्चर से ही आता है, और जो रूरल एरिया का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है। रूरल एरिया जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन जहाँ से वो अर्न करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं, वो क्या है, मेन क्या है, एग्रीकल्चर ही है। उन्होंने कृषि शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों में शामिल करने की सिफारिश की ताकि छात्र इसे व्यवसाय के रूप में ले सके और आबादी के लिए इस क्षेत्र में अवसर पैदा हो सके। यानी कि कृषि शिक्षा को इन्होंने क्या कहा, एग्रीकल्चर एजुकेशन को इन्होंने क्या कहा कि स्टडी के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को उसके रिगार्डिंग नॉलेज हो, ठीक है। बच्चे उसके अंदर नॉलेज को गेन करे और वो क्या करे, इसको एक व्यवसाय के रूप में ले, वोकेशनल मतलब कि व्यवसाय के एक प्रोफेशन के वे में ले, ठीक है। जिससे जो हमारी आबादी इंक्रीज हो रही है उनको भी इसके अंदर क्या मिले, अवसर मिल पाए, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। प्रैक्टिकली नॉलेज के क्षेत्र उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि शिक्षार्थी जो है वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग प्राप्त कर पाए, यानी कि जो प्रैक्टिकली नॉलेज देनी चाहिए हमें ताकि जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो क्या कर पाए, प्रैक्टिकली वे में नॉलेज को गेन कर पाए, ठीक है। कृषि के साथ हमारे, अब इन्होंने क्या बोल दिया, अदर फैक्टर्स भी बता दिए कि कृषि के साथ हमें बागवानी, पशुपालन को भी शामिल करना चाहिए। आगे है नेक्स्ट, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। उन्होंने भाषाओं के 5 अलग अलग समूहों को रियलाइज़ किया जिन पर उन्होंने विचार किया कि मदर लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए जहाँ पर मदर टंग नहीं है, ठीक है। आगे है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, या सेंटर फेडरल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज सच एज, जैसे कि लाइक संस्कृत हो गया, अरेबिक, पर्शियन, लैटिन एक्सेट्रा, ठीक है। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इन्होंने मान्यता दी। अतः जिस क्षेत्र में इन्होंने क्या बताया कि जहाँ मदर लैंग्वेज होगी और रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है वो अगर एक ही होएगी तो वहाँ पे भाषाएं कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। देखो अगर मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज एक ही है, ठीक है, इनको तो आप एक ही बार काउंट करोगे, देन हमारे पास 2, 3, 4, तो हमारे पास टोटल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला
कि जिस क्षेत्र में मदर टंग होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी और प्रादेशिक भाषा होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, भाषाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस को इन्होंने क्या बता दिया, यहीं पर एक ही बता दिया, एक ही है वो तीनों लैंग्वेजेस। ठीक है, शिक्षा की भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मतलब कि हमारी जो मदर लैंग्वेज है वही होनी चाहिए। ठीक है, मदर टंग है जो मातृभाषा है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि सेंट्रल लैंग्वेज कोरस्पॉन्डेंस, केंद्रीय भाषा और पत्र व्यवहार की भाषा होने के कारण हिंदी अनिवार्य भाषा होनी चाहिए। हिंदी क्या है, हिंदी तो अनिवार्य, हिंदी तो जरूरी होनी चाहिए। हिंदी के अंदर ही, अब जैसे अगर आप इंग्लिश में किसी को लेटर भेज रहे हैं और मान लो उस पर्सन को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो इंग्लिश का तो कोई यूजेज ही नहीं हुआ, आपके लेटर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो डैट मीन्स हिंदी तो क्या होनी चाहिए, अनिवार्य, कंपल्शन होनी चाहिए। इन्होंने इंग्लिश को भी सेकेंडरी स्टेज पर स्टार्ट करने की बात कही, क्योंकि फ्यूचर में ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होने वाली है। इंग्लिश को कब बात की इन्होंने, सेकेंडरी स्टेज पर लेके आने की बात की, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे पास क्या है, इंग्लिश क्या है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने वाली है और इंग्लिश के यूजेस भी बहुत बताएं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है 7 पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। द करिकुलम एट द मिडिल स्कूल स्टेज, मिडिल स्कूल में कैसा होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेजेस होनी चाहिए, भाषा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी हम पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस नॉर्मल जो हम साइंस पढ़ते हैं 6 to 8 तक के बच्चों के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने पाठ्यक्रम को 2 प्रकार से डिवाइड किया। हाई स्कूल में क्या होना चाहिए, पहले में क्या होना चाहिए कि हमारे पास लैंग्वेजेस होनी चाहिए, जनरल साइंस होनी चाहिए, सोशल स्टडी, ठीक है, सभी छात्रों के लिए कॉमन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि हाई सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने क्या बताया कि बच्चों के सामने क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस किन किन विषयों के अंदर होंगे, ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल ग्रुप, कमर्शियल ग्रुप, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, होम साइंस। ठीक है, इनके अंदर बच्चा क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली विषयों को सेलेक्ट करता है। इन्होंने क्या बोला, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉजिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो हमारे एसएसटी आ गई, साइंस के अंदर जो हमारी साइंस आ गई, मैथमेटिक्स आ गई, टेक्निकल ग्रुप, कमर्शियल ग्रुप, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना जो भी आपको लगता है। एग्रीकल्चरल ग्रुप, एग्रीकल्चरल एजुकेशन आ गया जो हमने अभी पढ़ा ही था कि पशुपालन बागवानी को शामिल किया गया है। ठीक है, फाइन आर्ट्स हो गया, होम साइंस हो गया। छात्र उपरोक्त में से एक और अतिरिक्त विषय का विकल्प चुन सकता है। ठीक है, सिलेक्शन करता है, छात्रों के पास ये 7 तरह के विषय होते हैं जिसके अंदर उन्होंने क्या करना होता है, 3 विषयों का चयन करने का विकल्प होता है उनके पास। ठीक है, कोई भी 3 विषयों को वो सिलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8th पॉइंट है हमारे पास, नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स। इन्होंने कहा कि अगर एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करना है, यानी कि बढ़ाना है, तो टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देंगे, हम प्रकार बताए इन्होंने, प्राइमरी स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर और ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इन्होंने कहा कि टीचर के लिए प्रॉपर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देने की बात की, इन्होंने इन सर्विस टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने की बात की। इन्होंने कहा कि टीचर्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों को भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड कर पाएँ। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इन्होंने कहा कि टीचर्स फील्ड में प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब टीचर के लाइन ही ऐसे होते हैं कि उसमें रिसर्च होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई नई जो मेथड्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके बारे में नॉलेज हमें कब होएगी, जब उसके अंदर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो मैथड्स हो गया, टेक्निक्स हो गया, तो इनके लिए हमें क्या है, टीचर फील्ड के अंदर रिसर्च होना, डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9th पॉइंट है, वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल्ड वैकेशंस। इन्होंने कहा कि एकेडमिक सेशन मिनिमम 200 दिन का होना चाहिए। एकेडमिक सेशन का मतलब क्या है कि पूरे साल के अंदर जो लेक्चर्स लगते हैं, बच्चों के जो स्कूल लगता है, वो कितने दिन का होना चाहिए, 200 दिन का होना चाहिए। एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। मिनिमम आवर्स कितने होने चाहिए, 1 वीक के अंदर 35 आवर्स होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने बताया कि जो पीरियड है वो एक लेक्चर कितने मिनट का होता है, आपका 45 मिनट का होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनका 45 मिनट का होता है। ठीक है, तो स्कूल अगर आपने इंटर्नशिप लगाई है तो आपको पता ही होगा। तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 लेक्चर कितने मिनट का होना चाहिए, 45 मिनट का होना चाहिए। इन 6 दिनों के अंदर एक हाफ डे भी होना चाहिए। पहले स्कूलों में क्या होता था कि जो सैटरडे का डे था वो हाफ डे लगता था, और अभी भी कुछ स्कूलों में शायद ऐसा होता है कि वो हाफ डे ही लगता है। ठीक है, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर पाएँ और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसको भी सीख पाएँ। ठीक है,
साल के दौरान 2 महीनों का ग्रीष्म काल, मतलब कि जो छुट्टियां हैं वो होनी चाहिए, और जो नेसेसरी छुट्टियां हैं, जो ज़रूरत है जिनकी सेवरल ब्रेक्स, वो भी बीच बीच में जब भी ज़रूरत लगे होनी चाहिए। ये किसके अंदर है, वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल्ड वैकेशंस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा 10th पॉइंट है सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल। सिलेक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्टर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि इसके अंदर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, 10 वर्ष के अनुभव वाले अध्यापक यानी कि टीचर्स ऑफ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, उच्च विद्यालयों के अनुभवी प्रधानाध्यापक और एक्सपीरियंस, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो एक्सपीरियंस्ड हेडमास्टर्स और हाई स्कूल एंड क्वालिफाइड स्टाफ ऑफ ट्रेनिंग कॉलेजेस, यानी कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों के योग्य कर्मचारी। तो हमने कैसे सिलेक्ट करना है, इनको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ड्यूटीज़ क्या आती हैं इंस्पेक्टर की, कि देयर आर ड्यूटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या आता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, कि उन्होंने एनुअल रिकॉर्ड को चेक करना होता है, अकाउंट्स को चेक करना होता है, ऑफिस का जो रूटीन होता है उसको चेक करना होता है। और इसके अंदर एकेडमिक के अंदर क्या होता है, कि जो 3 पर्सन ऑफ स्कूल मतलब कि इसके अंदर क्या है, कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए 3 साल के अंदर एक बार, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे निरीक्षक को कर्मचारियों के साथ 2 या 3 दिन बिताने चाहिए, और स्कूल के सभी पाठ्यक्रम जैसे पहलुओं, जैसे कि पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया पाठ्यक्रम हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, छुट्टियों का हो गया, छुट्टियों का उपयोग, और इससे जुड़ी अन्य समस्याओं की अगर उसको लगता है कि बदलाव लाने की ज़रूरत है तो उसकी तलाश करनी चाहिए, ठीक है। सभी जो मतलब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं उनको क्या करना चाहिए, 2 या 3 दिन रुकना चाहिए, जिससे कि वो स्कूल के सारे क्राइटेरिया को देख पाए। अगर उनको लगता है कि किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, कोई चीज़ लेके आनी है, कोई बदलाव की ज़रूरत है, तो वो लेके आया जा सके। तो ये हमारा था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। ये बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये कमीशन, ये यूनिट नहीं किया है, तो आप अभी कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका तो मैं जितनी जल्दी होगा मैं ये वाली यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर हेल्पफुल लगती हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ अभी जाकर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि मैं कब करवाऊँ NPE। अगर आपने ये वीडियो को देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।